ओके, तो अगला प्रश्न है, विभिन्न कंप्यूटर पीढ़ियों की कंप्यूटर भाषाएं कौन सी हैं? तो ये प्रश्न जो है एक तरीके से स्वाभाविक प्रश्न है। हमने देखा कि कई सारी अलग अलग कंप्यूटर की पीढ़ियां थीं और हमने देखा कि अलग अलग भाषाएं थीं। जैसे हम अभी जैसे हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलने से पहले अपभ्रंश, अपभ्रंश से पहले प्राकृत और प्राकृत से पहले पाली और पाली से पहले संस्कृत, अलग अलग भाषाएं समय के साथ चलती रही हैं। भाषा जो होती है, जैसे संस्कृत भाषा जो है वो अ, अ, उसका विषय वस्तु जो है वो आध्यात्म या भगवान या देवता, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जो पाली भाषा है, जो महात्मा बुद्ध के समय से आरंभ हुई लगभग, या जैन लोगों ने जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, वो संस्कृत के शब्दों का जब जैसे कम पढ़े लिखे लोग या जो लोग संस्कृत के सारे नियमों का प्रयोग नहीं करते, वो बोलेंगे तो पाली या प्राकृत बन गई। उसके बाद उसी का ही और थोड़ा सा जैसे जैसे समय बदला तो वो अपभ्रंश बन गया। अपभ्रंश का मतलब ही होता है बिगड़ी हुई भाषा, है ना। और तो संस्कृत से बिगड़ी हुई जो भाषा बनी वो अपभ्रंश है। और अपभ्रंश के भी और बाद में आई हिंदी। तो हिंदी उस तरीके से बिगड़ी नहीं, हिंदी में असल में वापस में सुधार हो गया। ठीक है, तो ये हुई मतलब हमारी हिंदी भाषा का थोड़ा संक्षिप्त इतिहास हो गया। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के बारे में सोचें तो 1950 के आसपास जब प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की बात शुरुआत हुई थी, तो पहली पीढ़ी की भाषाएं प्रयोग होती थी। उसमें क्या होता था, अधिकांशतः उस समय मशीनें बहुत छोटी थी, बहुत कम काम कर सकती थी। तो आप उनको जो निर्देश देना है वो मशीनी भाषा में 0101 करके लिख के भी दे सकते थे, फार्मूले के तौर पे दे सकते थे, है ना। और समय जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ा उसके हिसाब से असेंबली लैंग्वेज भी चल गई। वो क्यों चली? क्योंकि उसने मशीनी भाषा से थोड़ा परिष्कृत हुई, थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा सुधरी। तो समझो जैसे कि पाली और प्राकृत हुई, उस तरीके से असेंबली लैंग्वेज बन गई। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि वो वास्तविक बात मशीन के करीब थी। जो अच्छी अच्छी बातें संस्कृत में बताई जाती थी उसके उसके निकट थी, बहुत दूर नहीं हुई थी। लेकिन अब उसमें एक परिवर्तन आ गया। अब ये मूल संस्कृत नहीं रही, इसी तरीके से मशीनी भाषा नहीं रही, असेंबली भाषा हो गई, जो उपयोग करना थोड़ा आसान है लेकिन उसमें उतनी शुद्धता नहीं रह गई। ठीक, तो ये मशीनी और प्रथम जनरेशन के जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनकी बात हुई, मशीन और असेंबली। दूसरे में क्या हुआ, असेंबली अब ज़्यादा होने लगे प्रयोग, मशीन से तो काम चलना शुरू नहीं हुआ। अच्छा, एक और भी बात है, जैसे जैसे काम आप ज़्यादा कठिन बताओगे उसके लिए नंबर 010 लिखते लिखते आप सुबह से शाम हो जाएगी और थोड़ा सा काम हो पाएगा। इसलिए बहुत वो ऐसी चीज़ नहीं है उसका प्रयोग कर सके, ऐसा नहीं कि मज़ा आ रहा है, केवल उसका काम नहीं चल रहा है इंसान का, इसलिए वो नए नए रास्ते निकाल रहा है ना। तो उसके इससे बेहतर रास्ता क्या हुआ कि भाई हम असेंबली भाषा का प्रयोग कर लेते हैं, जिसमें ऐड, मल्टीप्लाई, सब, मूव, AX DX ऐसी चीज़ें जुड़ गई। ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा हैं। और ये लेकिन ये सारा काम जो है 1950-55 के आसपास तक हो चुका था। उसके बाद से समझिए 1954 में फोर्ट्रान, कोबॉल 1959 में, अल्गोल 1960 में और 1970 में आगे हम देखेंगे भी आगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस समय तक आ गई ऑलरेडी, इस समय पे आ गई। कौन सी? ये भाषाएं आ गई, उच्चतर स्तरीय भाषाएं। तो दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में ये जो आपकी हमारी कोबॉल वाली लैंग्वेज आ चुकी है। फोर्ट्रान भी आ चुकी है, फोर्ट्रान का नाम मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, पर फोर्ट्रान भी आ चुकी है, अल्कोहल भी आ चुकी है। फिर उसके बाद आई तीसरी पीढ़ी, इसमें आई फोर्ट्रान, कोबॉल तो हुई और पास्कल और बेसिक और सी, ये सब भी आ गई इसमें। इन्होंने चौथी पीढ़ी में लिखा है और ये थोड़ा सा
तीसरी चौथी के बीच में शुरुआत हो गई थी। सी का असल में सी का प्रोग्राम सी का आरंभ हुआ 1969-70 के आसपास, जब AT&T की जो लैब थी AT&T में, अमेरिका में AT&T की जो बेल लैब थी, उसमें कर्निघन रिची और कुछ लोगों ने यूनिक्स बनाया और सी, दोनों चीज़ें साथ साथ बनाई उन्होंने। तो ये जो लिनक्स आजकल हम देखते हैं, इसके परदादा हैं यूनिक्स, समझिए आप, 1969-70 में बने थे। तो ये चौथी जो पीढ़ी थी उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिली। सी प्रोग्रामिंग तक, सी जो है 3 और 4 के बीच वाली है, देखिए, इसलिए 3 में भी दिख रही है और 4 में भी दिख रही है। 4 में एक चीज़ खास जुड़ गई। क्या खास जुड़ गई 4 में? अब इसके पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती थी, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होने लगी। इसका क्या मतलब हुआ स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? देखिए, स्ट्रक्चर्ड, मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई ढांचा बना हुआ है या कोई फ्रेमवर्क बना हुआ है। जैसे नहीं होता है कि हमने सड़क के बनाने की बात की थी, या ऐसे बिल्डिंग बनाई जाती तो उसके बगल में वो लकड़ियों के बांस खपच्चे बनाते हैं, फिर वो ढांचा बनाते जाते हैं और उसके ऊपर दीवार, और दीवार के ऊपर छत, और छत के ऊपर फिर से दीवार ऐसे खड़ी करते जाते हैं, है ना। तो वो स्ट्रक्चर्ड का मतलब एक व्यवस्था के अंतर्गत काम करना। हुआ क्या कि जो स्ट्रक्चर या व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग होती थी, उसमें अगर एक साथ कई लोग काम कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। कैसे गड़बड़ हो जाती थी कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की खासियत होती है कि आपने सब कुछ पहले से सोचा हुआ है कि हम क्या करने वाले हैं, और बस जगह जगह रखना है। ये तो समझ सकते हैं, व्यवस्था आपने बना रखी है, बस केवल करना है काम को। जैसे मैंने हाईवे की बात की थी, राजमार्ग की बात की थी, उसमें जब वो राजमार्ग बनाते हैं तो उस वक्त उनको सोचते नहीं, उनका सब बना बनाया होता है, बस वो खांचे रखते जाते हैं और काम करते जाते हैं। तो ये हुई स्थिति स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की। इस दुनिया की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बेताज बादशाह है सी भाषा। सी की प्रोग्रामिंग जिसको आती है, समझ लिए वो है सही कंप्यूटर का बंदा। उसको सी अगर आती है ठीक से, तो सी कंप्यूटर में की दुनिया में इतना कुशल और इतना अच्छा काम कर सकता है कि उसका आप समझिए कोई अंतर नहीं है, ये सबसे बढ़िया काम कर सकता है। तो आज भी जो सी प्रोग्रामर होते हैं, वो जो सबसे कठिन प्रोग्रामिंग होती है वो अधिकांशतः सी प्रोग्रामर करते हैं। या जो सबसे कठिन काम होते हैं, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ बातचीत करना दुनिया में सबसे कठिन काम माना जाता है, और उसके लिए वो सारा काम सी में होता है वो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब सी की प्रोग्रामिंग को, अब सारे लोग तो बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो नहीं सकते, फिर क्या करें? तो टीमें बनने लगी, कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे। 5 से 10 लोग, 15,000, 500 लोग मिलके एक एप्लीकेशन बनाने लगे, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने लगे। जब वो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने लगे तो उनको लोगों को समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ और तरीका चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य क्या है, एक मनुष्य जाति का, जैसे मैं और आप मनुष्य जाति का एक अवतार है ना। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास होती है, उसका एक इंस्टेंस मतलब कि अवतार। तो क्लास हुई जैसे मनुष्य जाति, और इंस्टेंस हुआ मैं और आप। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में क्लास हुई कोई काम करने वाला, कोई काम करने वाली चीज़, और इंस्टेंस मतलब उसका प्रयोग। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए ज़्यादा हम इसके चक्कर में नहीं उलझेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पिछले 20, 22, 25 सालों से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का धूमधाम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोगों को आनंद आता है इसमें, इसी का सारा काम चलता है। और इस दिशा में प्रगति होते होते C++ और उसके बाद आई जावा ने 2 चीज़ें हल की एक साथ। पहली चीज़ तो ये कि वो बहुत सारे काम कर सकती थी। दूसरी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि ऑब्जेक्ट जैसे ये C++ थी ना, जिसमें कि जाति और अवतार दोनों, जैसे कि मनुष्य जाति और मैं और आप, राइट। तो क्लास और इंस्टेंस, वो दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आई। और दूसरी चीज़ इसमें, एक चीज़ और इसमें जावा में इन्होंने बड़ी मज़ेदार की, जो बड़े काम की थी।
होता क्या था कि सी में प्रोग्राम लिखो आप, तो आपके जो पीसी होगा उस पर अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा आपको, और जो सर्वर होगा उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, और आपका कोई छोटी मोटी डिवाइस होगी तो उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसके लिए सी में प्रोग्राम आपको हर बार नए तरीके से लिख के उसको उसके हार्डवेयर से मिला के फिर से ये जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइल करना पड़ेगा। सी इंटरप्रेटर नहीं होता, सी में केवल कंपाइलेशन होता है, तो कंपाइल करके करना पड़ेगा। तो जावा ने क्या किया, जावा में सन माइक्रोसिस्टम्स ने जावा बनाई थी, जो उसमें उन्होंने क्या किया, एक अलग से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना दिया जिसे कहते थे जावा वर्चुअल मशीन, JVM। जावा मशीन का क्या काम था कि वो प्रोग्राम पहले आप चला दो और अब उसके ऊपर जावा का कोड चलाओ। तो JVM जो है वो उन्होंने हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा, पीसी के लिए भी लिखा, एप्पल के लिए भी लिखा, लाइनक्स के लिए भी लिखा, यूनिक्स के लिए भी लिखा। तो आपने अगर जावा में कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप प्रोग्रामर के तौर पे आपका काम बड़ा आसान हो गया। कैसे? आप एक प्रोग्राम लिखोगे, वही प्रोग्राम अपने आप जादू से बिल्कुल पीसी पे भी चलेगा, यूनिक्स वाले सर्वर पे भी चलेगा, लाइनक्स पे भी चलेगा, एप्पल पे भी चलेगा। तो आपका काम तो बड़ा आसान हो गया, है ना। तो जावा ने ये एक बड़ा अभूतपूर्व काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। जावा ने शुरुआत की और बाद में और लोगों ने भी इसी तरीके से किया। अब जैसे पाइथन में भी पाइथन में जो नोटबुक करके आती हैं, और पाइथन में और भी कुछ नई चीज़ें, पर पाइथन में मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए वर्चुअल मशीन कि जो ये होता है ना कि एक ऐसा प्रोग्राम चलता रहेगा। वर्चुअल मशीन एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर के अंदर एक चलता रहता है, जो लगातार दुभाषिए का काम करता रहता है। तो ये चलता फिरता दुभाषिया है। जब तक ये जावा चल रही है, जब तक पाइथन का प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए वर्चुअल मशीन चल रही है, तब तक आपका काम, आपको चिंता। पाइथन में भी लिखा हुआ प्रोग्राम आप एक जगह लिखिए, कहीं पर भी चलाइए उसको। जावा में लिखा हुआ प्रोग्राम एक जगह लिखिए, कहीं भी चलाइए। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो हो गया, लेकिन सब जगह नहीं चलता। चलाना है तो यूनिक्स के लिए अलग लिखना पड़ेगा, लाइनक्स के लिए अलग लिखना पड़ेगा, एप्पल के लिए अलग लिखना पड़ेगा, और विंडोज़ के लिए अलग लिखना पड़ेगा, और कंपाइल करना पड़ेगा। तो ये है सारा हिसाब किताब किसके लिए, कंप्यूटर की जो अलग अलग जनरेशन की भाषाएं हैं उनका कैसे समय के साथ हुआ। अब ये जो आजकल की भाषाएं कहती हैं, ये कहलाती हैं 5वीं पीढ़ी की भाषाएं, जिनको कि हम आजकल प्रयोग कर रहे हैं। चतुर्थ पीढ़ी में जैसा हमने देखा C++ और सी का कुछ सी भी रही, और C++ और भी C# भी ऐसे ही इसी किस्म की प्रोग्रामिंग है। तो और भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, पर ज़्यादा जो कहते हैं ना प्रसिद्ध हुई वो यही जावा, C++ और वगैरह हैं। और इस दिशा में कुछ और चीज़ें जुड़ चुकी हैं, जैसे ये R है, Go है, Node.js है। ये सब बिल्कुल लेटेस्ट की है, मतलब पिछले मैं कहता हूँ 10-12 साल में बनी हुई हैं, 10-12-15 साल में बनी हुई हैं। तो ये इनमें कुछ और, अब लगातार उद्देश्य मनुष्य का ये है कि ऐसी भाषा बना ले जिसमें कि हम अपनी हिंदी या अंग्रेजी में बोलें और काम पूरा हो जाए। ये जो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना इतनी सारी, कि उसको कैसे समझो, कि वो कैसे लिखेगी, वो क्या करेंगे, उससे हम बचना चाहते हैं। तो इसके इस दिशा में इसको कहते हैं, जो आजकल की लेटेस्ट है उसको बोलते हैं नो कोड लो कोड प्रोग्रामिंग। नो कोड मतलब कोई कोड नहीं, बस कुछ चीज़ें लगाओ और काम हो गया। लो कोड मतलब कि बहुत कम कोड लिखना पड़ा, बहुत कम निर्देश लिखने पड़े। तो आपका सौभाग्य है कि आप जिस जीवन में आज हैं वहाँ पर अधिकांशतः दुनिया इसी दिशा में जा रही है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक हुई कि विभिन्न कंप्यूटर की पीढ़ियों की भाषाओं के बारे में बात।